हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और 3g माइनस 2g मीन्स g इक्वल टू 5a एंड g बाई 5 इक्वल टू a। मतलब ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि g हमने बोला था 10 लेने को। ओके, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। सबको आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। वो एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो हमने किया, सोल्व कर रहे हैं? किसी को डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में जो हमने सोल्व किया? यहाँ पर क्या है, 3 kg ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा और 2 kg ब्लॉक अपवर्ड, क्योंकि 3 kg हैवियर है, तो हैवियर ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन करेगा, लाइटर ब्लॉक अपवर्ड मोशन। इसीलिए हमने 3 kg वाले से क्या लिखा, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इक्वल टू 3, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू 3। और 2 kg से क्या लिखा, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, क्योंकि ये तो अपवर्ड जा रहा है, इसीलिए अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल टू। अब यहां से ए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 2 मीटर पर सेकंड। ए क्या आ गया यहाँ से, 2 मीटर पर सेकंड। ए आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, या और किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 means t minus 2g equal to 2 into a. A is 2, g 10 है इसलिए 2, then t equal to 20 plus 4 equal to 24 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन भी आ गया और टेंशन फोर्स भी आ गया। ये याद रखेंगे हम लोग कि एक्सीलरेशन भी आ गया और टेंशन फोर्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब वर्क के लिए क्या करेंगे वो देखो। वर्क मीन्स व्हाट, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, हमारा डेफिनेशन फॉर्मूला है। फोर्स का लेना है टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है वो पता नहीं है, नोन है अभी भी। तो 3 kg ब्लॉक के लिए हमें बात करें, 3 kg ब्लॉक की अगर बात करें, 3 kg ब्लॉक की अगर बात करें तो उसका मोशन किधर है, डाउनवर्ड। 3 kg ब्लॉक मोशन किधर है, डाउनवर्ड है, टेंशन फोर्स अपवर्ड है, इसलिए cos थीटा मींस 180। बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। टेंशन फोर्स तो 24 न्यूटन पुट करेंगे, cos थीटा भी -1 होता है, बट डिस्प्लेसमेंट कहां से लाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से लाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां से लाएंगे हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यू जीरो है ऐसा हमने बोला है, ई कुछ गिवन है तो जीरो लेके चलते हैं हम लोग। टी दे रखा है 2 सेकेंड प्लस हाफ ए जी और टी 2। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट पॉइंट हो गया कितना, 20 मीटर। हाँ 20 मीटर होगा ना, 4/2 2 20 मीटर। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। टी 24 है, डिस्प्लेसमेंट 20 है, cos 180 -1 मीन्स -480 जूल।
क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो पूछो। लेकिन अगर हम 2 kg ब्लॉक को कंसिडर करें, 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक को अगर कंसिडर करें तो वर्क क्या होगा? तो वर्क इज अगेन एफ एस कॉस थीटा या एफ डी एस कॉस थीटा। बात एक ही है। टेंशन फोर्स ऑलवेज 24, क्योंकि जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन 2 kg पे। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। अगर 3 kg 20 मीटर चलेगा तो 2 kg को भी 20 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन अपवर्ड। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंशन फोर्स भी अपवर्ड है और ये ब्लॉक भी अपवर्ड जा रहा है। इट मींस 0। तो ये आ गया 480 जूल प्लस। क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है किसी को? बोलो यस नो। No, sir, no doubt. ओके। No, तो ओके, चलो इसको मिटाते हैं हम लोग। समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो वर्क पढ़ा है, और वर्क का एक फॉर्मूला है ds cos थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेकिन अब वर्क का सेकंड फॉर्मूला, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको अब यूज करेंगे। ओके, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसको पहले यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, लिखेंगे फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन ऑफ द फोर्स, फाइंड वर्क डन ऑफ द फोर्स 2x, find work done of the force F equal to 2x, find work done of the force F equal to 2x for x equal to 2 meter to 4 meter, x equal to 4 meter. ओके, सेकंड फॉर्मूला। सबसे पहले हम आप तुम लोग को बता दें कि वर्क में हमने 3 फॉर्मूले लिखाए हैं। एक तो वर्क का फॉर्मूला है एफ डी एस कॉस थीटा, जहां ds डिस्प्लेसमेंट है, एफ फोर्स है, और कॉस थीटा में थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वेरिएबल, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है। वेरिएबल फोर्स का अगर वर्क कोई कहेगा तो कैसे करेंगे? एफ डी एस का इंटीग्रेशन। दिस इज फॉर वेरिएबल फोर्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए और ये वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स, सेकंड फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए ही वैलिड। अब थर्ड फॉर्मूला भी वर्क का था, वो था एरिया। किसका एरिया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का एरिया था वर्क। तो इसी 3 फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन वर्क का फाइंड किया जा सकता है, चाहे वो नीट का हो, आईआईटी का हो, बोर्ड का हो, किसी भी एग्जाम का हो। इसी 3 फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने यूज किया,
फर्स्ट फॉर्मूला तो सिंपल है, अभी अभी हम लोगों ने यूज किया फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने यूज किया। अब हम सेकंड फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड है। फोर्स वेरिएबल हो तब वैलिड है, तो यहाँ तो फोर्स वेरिएबल ही है ना, यहाँ तो फोर्स एक्स डिपेंडेंट है, मतलब किसी पे डिपेंड कर रहा है, इट मींस वेरिएबल फोर्स है। इसका वर्क फाइंड करना है, कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका? वर्क का एफ डी एक्स। हम डीएस न लेके डीएक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फोर्स अगर यहाँ एस होता तो यहाँ पर एस लेते, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स। ओके, लेकिन वर्क हम लोग को किस डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड करना है? तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4। मिनिमम वैल्यू को यहाँ रखना है, इनिशियल वैल्यू को यहाँ रखना है, और फाइनल वैल्यू को यहाँ रखना है। दिस इज नोन एज अपर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पॉइंट लोअर लिमिट होता है, फाइनल पॉइंट अपर लिमिट होता है। तो 2 से 4 मीटर पे जा रहा है, इट मींस इनिशियल 2 है, फाइनल 4 है। अगर वो 4 से 2 पे आता तो इनिशियल 4 होता, फाइनल 2 होता। तो अगर 2 से 4 पे जा रहा है तो इनिशियल 2 है, मींस लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। लोअर लिमिट को यहाँ पर बॉटम में और हायर लिमिट को, अपर लिमिट को टॉप पे रखते हैं। ये इंटीग्रेशन है, सभी लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ भी वर्क 1 वर्क 2 लिमिट डाल सकते हैं कि इनिशियली वर्क W1 है और फाइनल वर्क W2, और नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? एफ इक्वल टू 2x, तो 2x का वैल्यू पुट किया, dx तो dx है ही, ओके, dx तो dx है ही। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे 2 से 4। जिनको इंटीग्रेशन नहीं पता वो टेंशन न ले, बस नोट करते जाएं। इंटीग्रेशन जिसको पता नहीं है वो नोट करते जाएं, ये साइन इंटीग्रेशन का है। अब इंटीग्रेशन नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ नोट करते जाओ, मैं कुछ ना कुछ करूंगा अभी जो क्लियर हो जाए। ओके, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन सिर्फ कांस्टेंट का होता है, इसीलिए सिर्फ वेरिएबल का होता है, सॉरी। इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं, इसीलिए कांस्टेंट जो है 2 उसको बाहर ले लिया हमने। तो लिमिट क्या है? 2 से 4 x dx। तो यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट करो। किसी को डाउट है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन नहीं किए हैं? वो हैंड रेज करके बताएंगे। जो इंटीग्रेशन नहीं किए हो हैंड रेज करेंगे। जितने लोगों को इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है, एक्चुअल में नहीं पढ़ा हुआ है, वो हैंड रेज करें। सबका पढ़ा हुआ है? सॉफिक, सिर्फ सॉफिक, सिर्फ एक सॉफिक है जो नहीं जानता है इंटीग्रेशन, बाकी सभी लोग जानते हैं। तो कोई बात नहीं, बोर्ड पे फोकस करो, सबको पता चल जाएगा। बोर्ड पे फोकस करो, सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर तुम लोग एक साइड में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है कि अगर dx का इंटीग्रेशन करना है तो x होगा, या dt का इंटीग्रेशन करना है तो t होगा।
मतलब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन अगर करना है तो डब्ल्यू हो, ये याद रखेंगे। ओके, ये याद रखें। अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा लगाएंगे, यहां भी लगाया इंटीग्रेशन का साइन, प्लस x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ वेरिएबल कौन है, x, n वेरिएबल नहीं है, n में भी 2 3 4, n पावर है, पावर में भी 2 3 4 5 6, तो n वेरिएबल नहीं है, n कांस्टेंट, वेरिएबल x है तो यहाँ पे dx भी लेना होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों लेना होगा, और इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैटर नहीं है, ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के सर बताएंगे 12th क्लास में, अभी सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। फिजिक्स वाले मैथमेटिक्स उतना ही बताएंगे जितना की जरूरत है, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स बताने लगेंगे तो फिजिक्स ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर टाइम देना शुरू किए तो फिजिक्स नहीं हो पाएगा, इसीलिए। तो चलो, ये फॉर्मूला साइड में जरूर नोट करेंगे। अब मैं आगे इंटीग्रेट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट करना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सभी लोगों को पता चल गया होगा कि डब्ल्यू होता है, याद रखना है। 2 बाहर आ गया, और यहाँ देखो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन ये वाला था, तो यहाँ भी x टू द पावर n की जगह पे क्या है, 1 है, n में भी 1, n सिर्फ -1 नहीं होगा, n सिर्फ -1 नहीं होगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर n का वैल्यू -1 पॉसिबल, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो n यहाँ पर x टू द पावर 1 है, यहाँ x टू द पावर n था, x टू द पावर n को हमने क्या लिखा था, x टू द पावर n को हमने क्या लिखा था, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट यहाँ n नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऐसा कर देंगे जिससे ये इंटीग्रेशन हो। और ये जो लोअर लिमिट 2 है वो यहाँ रखो, अपर लिमिट 4 है वो यहाँ। सीखते जाना है कि कैसे हो रहा है, सीखते जाना है कि कैसे हो रहा है, और कुछ नहीं है, सिर्फ हमको फोकस करना है कि कैसे हो रहा है वो देखना है। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम है टॉपिक, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो वर्क इक्वल टू 2/2, ये 2 है ना, ये 1 1 2 हो जाएगा, इसको बाहर ले लो, तो बचेगा क्या, x टू द पावर 2, लिमिट कितना, 2 to 4। ओके, लिमिट 2 to 4, तो 2/2 1 हो गया ना, ये हो गया 1। अब ये आ गया x टू द पावर 2, x टू द पावर 2, और 2 और 4 जो लिमिट है वो रखेंगे, अच्छे से नोट कर लो। अब एक बात बताता हूं, वर्क इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये जो x है ना,
इसके जगह पे ये जो x है ना, इसके जगह पे अपर लिमिट मतलब 4 को रखते हैं। जहां x है वहां 4 रख दिया और पावर 2 है तो 2 माइनस जहां x है वहां लोअर लिमिट को रखा और पावर जैसा है वैसे ही रख दिया। ये रूल होता है, ऐसा याद रखना। This 16 minus 4 equal to 12. This is work done by variable force. ये आ गया वर्क। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? ये जो W है ना, इसको डेल्टा W भी लिखा जा सकता है और नहीं भी लिख सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है, फिक्स नहीं है कि लिखना ही। समझ में आया? किसी को डाउट है? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। नोट हो गया सबका? Yes, sir. अब तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड वर्क, फाइंड वर्क डन बाय force F equal to minus kx for x equal to x1 to x equal to x2। फाइंड करो। ये खुद से करो, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम है। x का इनिशियल वैल्यू x1 है, फाइनल वैल्यू x2 है। x का इनिशियल वैल्यू x1 है, फाइनल वैल्यू x2 है। सर माइनस के बाई 2 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ऐसा ही है, सही है, बिल्कुल सही। क्या करना है हमको? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हेडिंग डाल देना है सॉल्यूशन, हेडिंग डालना है सॉल्यूशन। ओके, हेडिंग ले लेना है, क्या है? सॉल्यूशन। अब मैं शुरू हो रहा हूं, अच्छे से देखना है। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने का। तो वर्क होता क्या है? वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। लिमिट डालना होगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। लिमिट, तो लोअर लिमिट इज x1, अपर लिमिट इज x2। यहां भी लिमिट डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं, जरूरत नहीं है। आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, लिमिट रखेंगे तो W1 W2। एफ, एफ कितना है? माइनस के एक्स dx। इंटीग्रेशन करना है x1 टू x2। अब यहाँ पर लिमिट अगर रख दिया W1 W2, तो एक बार W2 को यहाँ पे रखना है, रख दिया, फिर माइनस करके W1 को यहाँ पे रखना है, तो रख दिया, इक्वल टू माइनस के को बाहर ले लिया, x dx का इंटीग्रेशन करना है,
पहले भी हमने किया है अभी अभी तुरंत, तो यहां तक नोट करेंगे। दिस इज डेल्टा डब्ल्यू, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डब्ल्यू को डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं ऐसा बताया था। इक्वल टू माइनस के, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x टू द पावर 1 है, इन द प्लेस ऑफ n 1 है, इसलिए ऐसा x1 x2 x1 x2, लिमिट क्या है, x1 x2, लिमिट इज x1 x2। अब यहां पर हम लिख रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर x1 x2, और डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के बाई 2। अब यहां पर एक बार x2 रख सकते हैं तो x2 स्क्वायर, माइनस x1 रख सकते हैं तो x1, तो यहां से क्या आ गया, माइनस के बाई 2, ये आ गया हमारा वर्क। दिस इज वर्क डन। ये फोर्स हमने जो लिया है बोर्ड पे, वो कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ही तो है। F इक्वल टू माइनस के स्प्रिंग फोर्स, मतलब दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। लिखना, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। F इक्वल टू माइनस के एक्स इज स्प्रिंग फोर्स, ऐसा हमने बताया था। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे तो याद रखो कि F इक्वल टू माइनस के एक्स इज स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है वो है माइनस के एक्स। कैसे डेवलप होता है हमने बताया था, जो लोग नहीं जानते हैं वो याद रखेंगे कि ये माइनस के एक्स होता है, कैसे होता है वो बाद में बता देंगे। तो ये चीज है हमारे पास, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। लेकिन ये वर्क कब आया, जब हमको x का वैल्यू x1 से x2 रखा है तब। ये जो वर्क का वैल्यू आया है वो कब आया, जब हमने x1 से x2, x का वैल्यू लिया x1 से x2 तब। अब आगे लिखेंगे if x x x if x1 equal to if x1 equal to 0 and x2 equal to x, if x1 equal to 0 and x2 equal to x, कहने का मेरा मतलब है कि हम x1 से x2 तक नहीं जा रहे हैं, हम x1 से x2 तक नहीं जा रहे हैं, हम 0 से x तक जा रहे हैं। हम x1 से x2 तक नहीं जा रहे हैं, हम 0 से x तक जा रहे हैं। तो क्या होगा, देन dw equal to, then dw equal to माइनस के बाई 2, और x1 तो x हो गया, x2 तो x हो गया और x1 0, therefore this is half के x स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? लिखेंगे दिस इज ऑल्सो, लिखेंगे दिस इज ऑल्सो, this is also another forms, this is also another form of work done, this is also another form of work done by spring force, this is also another form of work done by spring force। ओके, ये स्प्रिंग फोर्स का एक अनदर फॉर्म है और ज्यादातर यही यूज होता है। ओके, इसको कर देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर देना इक्वेशन नंबर 2।
तो कभी भी कोई पूछेगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो पहले देखना कि वो x1 से x2 जा रहा है कि 0 से x जा रहा है। अगर x1 से x2 जा रहा है तो इक्वेशन नंबर 1, और अगर 0 से x जा रहा है x का वैल्यू अगर 0 से x है तो इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है किसी को? याद रखेंगे इसको, इस फॉर्मूले को। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग नोट कर लेंगे। कोई डाउट है तो बोलो। क्या वेरिएबल फोर्स का वर्क फाइंड करना आ गया है या नहीं? बोलो। सिद्धार्थ, स्वागतिका, सभी लोग बता सकते हैं। अनामिका, सभी लोग बता सकते हैं कि क्या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड करना आया कि नहीं आया, है ना? सभी लोग, अर्पित, अविनाश, आदित्य, सभी लोग बता सकते। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। कुछ भी डाउट है तो बता। बहुत एकदम सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। सर्कुलर मोशन जो है वो हमने छोड़ा नहीं। बहुत लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि तो लॉज ऑफ मोशन में था। सर्कुलर मोशन लॉज ऑफ मोशन में होते हुए भी ये वर्क एनर्जी पढ़ा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन छोड़कर। तो इसलिए सर्कुलर मोशन को छोड़ा क्योंकि उसका यूज है, वर्क एनर्जी पावर का यूज है सर्कुलर मोशन में। इसीलिए अगर सिंपल वे में पढ़ा दें तब तो यूज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ाएं तो उसका यूज आएगा। इसीलिए ठीक है ना, हम लोग को बोर्ड को पढ़ना ही है मेन फोकस, लेकिन नीट और आईआईटी भी करना है हम लोग सेम करंट ईयर में बोर्ड के साथ। इसीलिए हम लोग को दोनों को टारगेट लेना है, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन का भी। अदरवाइज फायदा क्या होगा, है ना? चैतन्य जैसे बड़े सिस्टम में पढ़ने का फायदा क्या हुआ? तुम्हें पता होना चाहिए चैतन्य रैंक 1 भी देता है हैदराबाद या विशाखापट्टनम या विजयवाड़ा सेंटर से कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार टॉपर आए हैं। और टॉप 5 में तो हमेशा रिजल्ट होता है। ठीक है, पिछले 2 बार से कोई दूसरा दे रहा है रैंक 1, तो रैंक 3, रैंक 3 कहाँ का है? चैतन्य का है। और रैंक 5 के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, रैंक 5 के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लगभग सेम इक्विवेलेंट उनका लेवल होता है। ऐसा नहीं कि रैंक 1 का लेवल बहुत ज्यादा हाई है रैंक 4 से, रैंक 3 से, ऐसा नहीं। तुम देखे होगे 2-4 एक दो क्वेश्चन या एक दो मार्क्स का इधर उधर होता है, 2-4 मार्क्स का इधर उधर होता है। वो बाइल मतलब कि लकीली किसी का 2 नंबर बढ़ गया तो रैंक 1 हो गया, दूसरा रैंक 2 हो गया, 3। तो रैंक 5 आपस में या रैंक टॉप 10 वाले सारे इक्विवेलेंट होते हैं। उसी में जिसका लक अच्छा रहा तो रैंक 1। तो मेहनत के साथ साथ लक का भी फैक्टर होता है। तुम देखे होगे साउथ में हमेशा रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो साउथ के रिजल्ट देता कौन है अच्छा? तो साउथ में रिजल्ट दो ही देते हैं, या तो चैतन्य या तो नारायण, कोई तीसरा तो देता नहीं। तो अब आगे चलते हैं। हम लोग वर्क डन पढ़ रहे हैं। वर्क डन के दो फॉर्मूले हमने यूज किया। एक कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल था F ds cos थीटा, और दूसरा वेरिएबल फोर्स के लिए एप्लीकेबल था इंटीग्रेशन ऑफ F ds। अब एक थर्ड फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं कि एरिया अंडर, थर्ड फॉर्मूला क्या था? थर्ड फॉर्मूला क्या था कि जो वर्क होता है वो एरिया होता है। किसका एरिया होता है? तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया ही वर्क होता है, ऐसा हमने पढ़ाया हुआ है।
तो अब आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सभी थ्योरी पे 2-4 क्वेश्चन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि थ्योरी अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते जा रहे हैं तो कंपटीशन भी करंट ईयर में होगा। इसीलिए हम हर थ्योरी पे न्यूमेरिकल देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ होना है। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो बोर्ड कर सकते हो, वो भी शायद अच्छा से नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल करोगे तो बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों अच्छे से हो जाएंगे। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका ग्राफ है। देखो ये कैसा ग्राफ है, ठीक है, ये कैसा ग्राफ, या एक काम करो सिंपल ही ग्राफ, सिंपल ही ग्राफ लेते हैं। ये है 4 न्यूटन का, ये है डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन है, ये फोर्स का। एक डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, एक फोर्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन है, फोर्स। एक्स एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का वो है 2 मीटर और इस पॉइंट का है 4 मीटर। फाइंड वर्क, फाइंड वर्क, बहुत ही सिंपल है, आराम से फाइंड कर। अब एक ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ दिया हुआ है तो हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है वर्क, एरिया, किसका एरिया, एफ एस का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया ही वर्क, ऐसा कहा गया। अब एरिया इसको कैसा फाइंड करेंगे, तो ट्रायंगुलर दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इज 4 एंड हाइट इज ऑल्सो 4। ये बेस है ना, ये वाला बेस है, और ये हाइट, तो दोनों 4 है, मीन्स यहाँ से आ गया 8 जूल। 8 जूल, बहुत सिंपल, डायरेक्ट है। तो नोट कर लिया यहाँ तक सभी लोगों ने। Sir, yesterday you have not sent the notes? नहीं, मैं सेंड नहीं किया था, नोट सेंड करूंगा मैं, ठीक है, मंडे से करूंगा, या तो फिर आज कोशिश करूंगा, या तो फिर मंडे से करूंगा, है ना। आज थोड़ा मेरा फीवर है तो आज मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन मंडे से जरूर करूंगा। Okay, sir. Okay. तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन वर्क का। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये है 4 न्यूटन और ये है हमारा 2 न्यूटन, और ये जो है पॉइंट है वो 3 न्यूटन। ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। जल्दी से बताओ आंसर, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क। फाइंड वर्क, इसका वर्क फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला, ये 3 एरिया है हमारे, ठीक है, 3 एरिया है।
तो जो वर्क होगा वो वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3, देन वर्क 1 मींस दिस एरिया, कितना एरिया रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, देन 4 into 2, ये बिलो एक्स एक्सिस है, इट मींस माइनस, ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है तो 2 into 2 स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर बट रेक्टेंगल दिख रहा है, प्लस 3 into 2 कितना आ गया 8 minus 4 plus 6, 10 जूल। ठीक है ना, ये वाला वर्क निगेटिव वर्क देगा, निगेटिव वर्क भी पॉसिबल है ना, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो, अपोजिट मींस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव, यही तो सिचुएशन है यहाँ कि फोर्स निगेटिव है, ये तो निगेटिव रीजन का फोर्स है ना, ये फोर्स निगेटिव रीजन का, क्योंकि यहाँ से y निगेटिव होता है तो ये निगेटिव रीजन का फोर्स है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रीजन का है, इट मींस एक दूसरे के अपोजिट है तो वर्क निगेटिव ही आएगा। तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरे का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन दोनों दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क। तो हम लोग हेडिंग ले लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग हेडिंग ले लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, it states that work done by all forces, it states that work done by all forces, work done by all forces is equal to change in kinetic energy, work done by all forces, work done by all forces, it states that work done by all forces is equal to change in kinetic energy, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले हमको एनर्जी बताना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी, लेकिन चलो ठीक है, उतना हम लोग जानते भी हैं। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन। किसका वर्क डन? तो किस फोर्स का वर्क डन? तो ऑल फोर्स का, ऑल फोर्स का वर्क डन। वर्क डन किसका लेना है? ऑल फोर्स का। ये किसके इक्वल होता है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो वर्क डन है ऑल फोर्सेस का, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, मींस अगर एक सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्स का जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। अगर किसी सिस्टम पे 4 फोर्स लग रहे हैं तो सभी फोर्स का जो वर्क होंगे वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होंगे। अगर किसी सिस्टम पे सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स, तो सिंगल फोर्स ही काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा।
क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। ये कब वैलिड है? ये ऑलवेज वैलिड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इस कंडीशन पे फॉर्मूला वैलिड है। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इस कंडीशन में ही इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। ये ऑलवेज वैलिड है, हमेशा वैलिड। तो एक चीज हम लोग को पता है, ठीक है। अब हेडिंग ले लेंगे हम लोग, अब हम लोग हेडिंग ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग ले लेंगे, प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम लोग हेडिंग ले लेंगे प्रूफ, किसका प्रूफ? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। हेडिंग ले लिया, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब आगे तक लिखेंगे, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम एक हेडिंग है, अंडरलाइन कर लेंगे, ये हेडिंग है, और लिखेंगे वी नो दैट इफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, नेट फोर्स एम इंटू ए के इक्वल होता है, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा ऑलरेडी जानते हैं। नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स, मीन्स ऑल फोर्स, और इफ नेट एम, ए को ऐसा लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसे? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मोशन के अंदर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as। तो अगर a का वैल्यू हमको फाइंड करना हो यहां से, तो कितना लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू a। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? हाँ सर। ओके, बताना, सभी लोग बताना। m बाई 2 तो ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी ठीक है, बट जो s है इसको हमने इधर ले लिया, और एफ एस होता क्या है, वर्क होता है। अब तुम सोचोगे कि कॉस थीटा कहाँ गया, एफ एस कॉस थीटा वर्क होता है, ऐसा सोचोगे तुम लोग, ऐसा सोच रहे होगे कि एफ एस वर्क नहीं होता है, वर्क तो होता है एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा कहाँ गया? तो थीटा का वैल्यू 1 हो गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए थीटा 0, देन cos थीटा 1, इसीलिए यहाँ cos थीटा 1, ठीक है। इसीलिए यहाँ से हमने इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को लिखा। अब आगे लिखेंगे एम v स्क्वायर बाई 2 माइनस एम क्यू स्क्वायर बाई, ये वर्क है किसका, नेट फोर्स का, ऑल फोर्स, और नेट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। अब यहां से वर्क डन किसका, ऑल फोर्स का, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, प्रूफ हो गया। देखो v फाइनल है और u इनिशियल है,
सर नीचे वाला पार्ट थोड़ा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है अब? यस सर। ओके, तो ये चीज है। कुछ लोग एडजस्ट नहीं हो रहा है वो माइंड में, तो एडजस्ट कर लेना कि नेट फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, देन cos थीटा 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ cos थीटा नहीं दिख रहा है, यही सिर्फ वर्क हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक बात बताऊंगा यहाँ से, सर आप बोलो। एक एग्जांपल लेके दिखाऊं क्या? एक एग्जांपल लेता हूं, समझ के बताना तुम लोग। बताना, ये जो बॉडी है इस पे 2, इस पे 4 सर बैकवर्ड है। सर डेल्टा एफ के नीचे क्या लिखा है सर? डेल्टा एफ, ये ऑल लिखा हुआ है, ये ऑल लिखा हुआ है। ये जो फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है? तो ऑल फोर्स। क्लियर हुआ? ये सर। Yes, sir. अब मैंने एक बात बताया कि ऑल फोर्स का नेट फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। कैसे, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे से। यहाँ पर एक बैकवर्ड में 2 न्यूटन का फोर्स है, फॉरवर्ड में 4 न्यूटन का है, अपवर्ड मान लो कि 4 न्यूटन का है, डाउनवर्ड है मान लो कि 4 न्यूटन का है। या अपवर्ड में नॉर्मल फोर्स है और डाउनवर्ड में mg फोर्स है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये दोनों मिलके तो 0 हो जाएंगे। अब बचा ये दोनों, तो अगर नेट फोर्स कोई कहेगा तो कितना लिखोगे? 4 माइनस 2 मतलब 2। अब नेट फोर्स किधर है? नेट फोर्स है 2 न्यूटन, और वो किधर होगा? इधर होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी, ये बॉडी अगर मोशन करेगा तो किधर करेगा? तो इधर ही करेगा। इसीलिए नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन क्या है? सेम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ से? तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, याद रखना कि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम होंगे यहाँ पर, इसीलिए cos थीटा 1 हो गया। तो प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो एक काम करता हूँ कल मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करूंगा इस पे। तो ठीक है ना, एक होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग होमवर्क नोट करके ही जाएंगे, ऐसे रिमूव नहीं होंगे। क्वेश्चन नोट करके ही रिमूव होंगे। होमवर्क, होमवर्क क्या है? एक ब्लॉक है 4 kg का, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कितने एंगल पे? विद हॉरिजेंटल 37। इस पे एक और फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, मतलब यू 0 है, इनिशियली रेस्ट में है, और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद, 10 मीटर यहां से 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये बॉडी यहाँ आ जाता है। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये बॉडी यहाँ आ जाता है।
10 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये बॉडी यहाँ आ जाता है, तो बताना है फाइनल वेलोसिटी। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, find final velocity. V means final velocity, U means initial velocity। U 0 है, V find करना है। ओके, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए यहाँ के वेलोसिटी को हम ए पॉइंट है B, मतलब B फाइंड करना है। वेलोसिटी एट B फाइंड करना है। वेलोसिटी एट A तो 0 है, वेलोसिटी एट B फाइंड करना है। ये हमारा होमवर्क है, कल करके लाना है। वो नहीं होगा तो मैं ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर थैंक यू। Thank you, sir.